हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो मस्तिष्क है वह तंत्रिका तंत्र का भाग होता है और मस्तिष्क से पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न कहाँ से होते हैं, किस भाग से होते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। और दोस्तों आपको कुछ इस तरह की ट्रिक से याद करवाया जाएगा ताकि आप इनको दोबारा भूलें नहीं। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ इनको याद करते हैं और मैं 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों आप इनको भूलने वाले नहीं हैं। बस वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है और साथ साथ में इसको नोट करना है, और जिससे कि आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर सको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखो, तंत्रिका तंत्र जो हमारी न्यूरॉन, जो अंदर हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर जो कोशिकाएं मिलती हैं हम उनको बोलते हैं तंत्रिका कोशिकाएं। तो तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक घना जाल होता है, एक घना जाल होता है, और उसी जाल को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ये जो जाल है, ये जो तंत्रिका तंत्र है, हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है और हमारे शरीर के विभिन्न भागों को इंस्ट्रक्शंस पहुंचाता है, दिशा निर्देश देता है। तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। अब दोस्तों मानव मस्तिष्क की बात करते हैं। मानव मस्तिष्क के अंदर क्या क्या भाग इंपॉर्टेंट और क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होगी, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होगी, जो यूनिट होगी दोस्तों, वो क्या होगी? तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होगी उसे बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई। आपसे प्रश्न आ सकता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई, यूनिट मतलब सोच में छोटी यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। या फिर तंत्रिका तंत्र की जगह आपको लिख कर दे सकता है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, तो आप कहोगे न्यूरॉन होती है। अच्छा, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं भाई? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को बोलेंगे न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी बोलेंगे। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को बोलेंगे न्यूरोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होते हैं? न्यूरॉन होती है। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नोट कर लेना। अब आगे मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों सारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो सामने वाला मस्तिष्क है इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क कहाँ होगा भाई? ये अग्र है, ये भी ऊपर जो है ये अग्र का हिस्सा है, ये जो साइड में है ये भी अग्र का हिस्सा है। तो जब ये अग्र होगा, इसके नीचे तली में ही यहाँ इसके नीचे तली में यहाँ पर ये जो भाग है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। और इसी मध्य मस्तिष्क के पीछे वाला जो भाग है, इधर का जो भाग आ जाता है, ये जिसके अंदर मेडुला ऑब्लोगेटा है और सेरिबेलम है, ये कौन सा भाग है भाई? ये है पश्चिम मस्तिष्क। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि अग्र मस्तिष्क के भाग कौन कौन से हैं। अग्र मस्तिष्क के भाग दोस्तों 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कारापोरा क्वाड्रिजम और सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल, कारापोरा क्वाड्रिजल और सेरिब्रल पेंडिकल। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं? पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं मेडुला ऑब्लोगेटा और सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोगेटा और सेरिबेलम। तो देखिए दोस्तों, हमने जान लिया कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं। अब यहाँ से आपसे प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रमस्तिष्क का क्या काम होता है, थैलेमस का क्या काम होता है, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों मैं आपको इस तरह से याद करवा दूंगा, आप कभी भी प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे इसको याद करना है। सबसे पहले तो आप प्रमस्तिष्क के बारे में यह जान लें कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, या फिर कह सकते हैं कि पूरे मस्तिष्क का लगभग 66% ये होता है। ठीक है, कितना भाग होता है? ये 66% भाग होता है, या फिर कह सकते हैं पूरे मस्तिष्क का 2/3
भाग होता है, या तो हम इसे 66% बोल दें लगभग, या फिर कितना बोल सकते हैं भाई 2/3% भाग होता है प्रमस्तिष्क। तो पहला प्रश्न बनेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 66% होता है। अब अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य है? अग्र मस्तिष्क के अंदर जो प्रमस्तिष्क है इसका कार्य है सोचना, समझना। और देखो दोस्तों, जो तुम सोचते हो, समझते हो, यहाँ तक कि तुम रीजनिंग पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, तो उसको जो सोल्व करते हो, वो जो सोल्व करने का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो कहाँ पर है? वो प्रमस्तिष्क के अंदर है। तो उसे बोलते हैं तार्किक ज्ञान। क्या बोलते हैं? तार्किक ज्ञान। पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि तार्किक ज्ञान मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है? प्रमस्तिष्क में होता है। तो सोचना, समझना, बुद्धि, तार्किक ज्ञान, ये सब कौन से मस्तिष्क का भाग है भाई? प्रमस्तिष्क का भाग है, सोचना, समझना और बुद्धि। अब पूछा जाए कि थैलेमस का क्या कार्य है? अब देखो दोस्तों, थैलेमस हाइपोथैलेमस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इसको आज ऐसे याद कर लेंगे कि दोबारा कभी भूलने वाले नहीं है। तो देखिए दोस्तों, थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस। अच्छा दोस्तों, एक बात बताऊं मुझे, जब भी घर पे किसी की अपने वाइफ से लड़ाई हो जाए, या फिर कह सकते हैं उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए, या फिर कह सकते हैं उसकी अपनी किसी खास फ्रेंड से लड़ाई हो जाए, तो बंदा बेचारा रूठ जाता है, चला जाता है। अब जब वो रूठता है, तो जब किसी खास से अपने लड़ाई होती है तो दर्द होता है। बेटा दर्द कहाँ होता है? दर्द यहाँ नहीं होता, दर्द यहाँ होता है। ऐसा मैंने लोगों से सुना है कि दर्द यहाँ होता है। मैंने कहा भाई कहाँ होता है? कह रहा दिल में दर्द होता है जब किसी अपने खास दोस्त से लड़ाई हो जाए। मैंने कहा अच्छा चलो एक बात बताओ, जब तुम्हारी खास दोस्त से लड़ाई हो जाए तो तुम क्या करते हो? तो कहते हैं भाई चले जाते एक थैला लेकर, घर से एक थैला लेकर निकलते हैं, और थैले के अंदर क्या लेके आते हैं? 2 तरह की बोतली लेके आते हैं। बोतली तुम समझ गए होगे ना, एक गर्म और एक ठंडी बोतल, है ना? एक ठंडी और एक गर्म, और दोनों को मिक्स करके 2-3 गिलास पी के 2-3 पैक लगा के अपना पड़ जाते हैं। जब दर्द किसी से मिलता है तो दर्द को शांत करना है, 2 तरह की बोतल लेके आओ, एक ठंडे की और एक गर्म की, और दोनों मिक्स करके पी जानी है। लेकिन छुपा कर लानी होती भाई, पड़ोसी ना देख ले, घर वाले ना देख ले। तो थैला लेके जाना है। क्या लेके जाना है? थैला लेके जाना है। तो देखो दोस्तों, जब भी दर्द मिलेगा तो हमें थैला लेके जाना है, और 2 बोतल लेके आनी है, एक ठंडे की और एक गर्म की, तो और मिक्स करना और पी के पड़ जाना है। तो देखो दोस्तों, थैलेमस के अंदर दर्द मिलेगा, दर्द का अनुभव होगा, और ठंडे और गर्म का अनुभव होगा, ठंडा और गर्म। तो ठंडा और गर्म का अनुभव कहाँ पे होगा? दर्द, ठंडा, गर्म का अनुभव थैलेमस थे। वास्तव में ये क्या कार्य करता है दोस्तों, कि जो बाहर का वातावरण बदलता है, तो बाहर के वातावरण बदलने से, जैसे कि ठंड होती है, गर्मी होती है, और हमारे शरीर को महसूस होती है, तो वो मस्तिष्क का कौन सा भाग कराता है? थैलेमस कराता है। तो ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव कहाँ पे होगा दोस्तों? थैलेमस में होगा। थैलेमस के अंदर एक थैला लेके जाना है, और थैले में 2 तरह की बोतली लेके आनी है, 2 तरह की बोतली लेके आनी है, एक ठंडे की और एक गर्म की। पर कब? जब दर्द मिले। तो ये कौन सा भाग है? थैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस में क्या होगा। तो दोस्तों, अब बंदे ने, बेचारे ने ठंडा गर्म तो पी लिया, है ना, दर्द मिल गया, ठंडा भी पी लिया, गर्म भी पी लिया, दोनों मिक्स करके पी लिया। अब देखो, जब कहते हैं ना कि भाई इसने पी रखी, इसका तो पारा हाई हो रहा, तो पारा हाई होने का मतलब होता है पारे का बढ़ना, मतलब तापमान का बढ़ना। देखो, जब तापमान बढ़ता है तो हम क्या कह देते हैं? या तो कह देते हैं यार इसका पारा हाई हो रहा है, या फिर बोल देते हैं ये हाइपर हो रहा है। तो जब हाइपर होता है मतलब हाइपोथैलेमस, हाइपर होना मतलब हाइपोथैलेमस। और जब बंदा हाइपर हो जाता है तो उसका पारा बढ़ जाता है, मतलब उसका तापमान बढ़ जाता है, और दोस्तों तुम्हें एक बात पता होगी कि जब भी कोई व्यक्ति ठंडा गर्म मिला के पी लेता है, 2-4 पैक लगा के पी लेता है, तो उसके बाद उसको भूख भी बढ़िया लगती है और प्यास भी बढ़िया लगती है। बहुत ज़्यादा भूख लगती है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और तापमान तो उसका बढ़ ही जाता है, पारा तो उसका हाई हो ही रहता है। तो देखो, हाइपर का मतलब, हाइपोथैलेमस का मतलब होगा हाइपर हो जाना, पारा बढ़ जाना। और जब पारा बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि ताप का बढ़ना। किसका बढ़ना? ताप का बढ़ना। अब बंदा हाइपर हो गया, ताप इसका बढ़ रखा, और पहले इसने अपना काम कर रखा है ना, तो इसने अपना काम का निपटारा तो पहले ही कर रखा है। तो उसके बाद अब इसे क्या लगेगी? इसे लगेगी भूख लगेगी, और क्या लगेगी? प्यास। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, है ना, ठीक है।
तो बंदे को दर्द मिला था, दर्द मिला, ठंडा गर्म का अनुभव, ठंडा गर्म लेके आया थैले में, मतलब थैलेमस में। हाइपोथैलेमस में क्या हुआ, हाइपोथैलेमस में बेचारा हाइपर हो गया, पारा बढ़ गया। फिर बेचारे को भूख लगती है, प्यास लगती है। फिर जब उसे भूख लग गई, प्यास लग गई है ना, उसने सब कुछ खा पी लिया। फिर हमें बताता है कि उसको हुआ क्या, बेचारा अपने प्यार की घटनाएं बताता है, फिर अपनी नफ़रत बताता है कि उसे उससे कितनी नफ़रत है। ठीक है, तो प्यार और घृणा, प्यार और घृणा का अनुभव, प्यार और घृणा का अनुभव भी कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। प्यार और घृणा का अनुभव भी कहाँ होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस के अंदर ही प्यार और घृणा का अनुभव होता है। तो दोस्तों देखिए, हमने थैलेमस के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है, मध्य मस्तिष्क के हमने कहा दो भाग होते हैं, एक तो कारापोरा क्वाड्रिजेमिन, और एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल। दोस्तों यहाँ से सिर्फ कारापोरा क्वाड्रिजेमिन इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल पेपर में इतना नहीं पूछा जाता। तो मध्य मस्तिष्क का जो भाग होता है कारापोरा क्वाड्रिजेम, के एग्जाम में तो सीधा सीधा पूछा जाता है मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, कारापोरा क्वाड्रिजेमिन जो भाग है, यदि नाम अजीब से नहीं लग रहा, कारापोरा क्वाड्रिजेम, तुम इसे सीधा सीधा याद रखो। कारापोरा मतलब जैसे कि एक टावर होता है, क्या होता है, टावर। ये हमारा मध्य दिमाग, सबसे ऊपर कहेंगे हम मध्य दिमाग, और मध्य दिमाग पे लगा हुआ एक टावर। तो टावर दोस्तों क्या कार्य करता है। अब देखो, मान लो आपकी फ़ोन कॉल आ रही है और आपका कोई फ्रेंड आपको वीडियो कॉल कर रहा है या फिर कोई कॉल कर रहा है। अगर आपके सिग्नल ठीक नहीं है, ना तो आपको आवाज़ आएगी और ना ही आपकी वीडियो कॉलिंग सही से हो पाएगी, ना तो आपको आवाज़ आएगी ना ही वीडियो कॉलिंग सही से हो पाएगी। मतलब आपको वो बंदा सामने वीडियो कॉल पे दिखाई नहीं देगा ढंग से कि ये है कौन, क्या मतलब आपको फेस अच्छे से दिखाई नहीं देगा। कब, जब सिग्नल खराब होंगे। और सिग्नल हमें कहाँ मिलते हैं, मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क पे लगा हुआ एक टावर जिसे बोलते हैं कारापोरा क्वाड्रिजेम। क्या बोलते हैं, कारापोरा क्वाड्रिजेम, अलग सही नाम हो गया, कारापोरा क्वाड्रिजेम मध्य मस्तिष्क में लगा हुआ जिसे बोलते हैं टावर। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें देखने और सुनने की शक्ति प्रोवाइड करता है। मतलब एक टावर हमें क्या करता है, दूर के व्यक्ति को वीडियो कॉलिंग पे दिखाता है। और सुनना, अगर भाई सिग्नल पकड़ने हैं सुनने के, वो भी कहाँ आएंगे, टावर पे आएंगे। तो सुनना और देखना कहाँ से है, मध्य मस्तिष्क के भाग से होता है। सुनना और देखना, सुनना और देखना मध्य मस्तिष्क। अगर तुम्हारे सिग्नल ठीक हैं, कारापोरा क्वाड्रिजेमिन पे सिग्नल ठीक आ रहे हैं, तो तुम दूसरे व्यक्ति को अच्छे से देख भी सकते हो वीडियो कॉल पे और सुन भी अच्छे से सकते हो। तो मध्य मस्तिष्क में कारापोरा क्वाड्रिजेम का क्या कार्य होता है, देखना और सुनना। अब देखो दोस्तों, सेरिब्रल पेंडिकल क्या कार्य करता है। सेरिब्रल पेंडिकल कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, मध्य मस्तिष्क जो होता है, जो मस्तिष्क होता है उसको मेरू रज्जा से जोड़ता है। मेरू रज्जा जिसे बोलते हैं दोस्तों स्पाइनल कोड, ये जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो पीछे जा रही है, इसी को बोलते हैं स्पाइनल कोड, मेरू रज्जा। तो यह मस्तिष्क को मेरू रज्जा से जोड़ने का या कनेक्ट करने का कार्य करता है सेरिब्रल पेंडिकल। उसके बाद दोस्तों आता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के देखिए दोस्तों, सेरिबलम भाग होता है और मेडुला ऑब्लोगेटा होता है। इसे मैं रफ कर देता हूं। तो पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है, पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग मैंने कहा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा। तो देखिए दोस्तों, ये आपको भाग दिखाई दे रहा होगा सेरिबेलम, और ये भाग दिखाई दे रहा होगा आपको इसी के यहाँ पे साथ में होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। तो दोस्तों अब देखो, जो सेरिबलम है, सेरिबलम क्या कार्य करता है दोस्तों, सेरिबलम हमें संतुलन बनाने में कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, संतुलन, सेरिबलम संतुलन, सेरिबलम संतुलन। सेरिबलम क्या करता है, संतुलन बनाने में कार्य करता है। अब देखो दोस्तों, अब सेरिबलम हमें संतुलन बनाने में कार्य करता है। तो सेरिबलम जो हमें संतुलन बनाने में कार्य करता है, अब कैसे संतुलन बनाते हैं, आपने देखा होगा सर्कस के अंदर वो लड़के वो ऐसे डंडा पकड़ के रस्सी पर चढ़ रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। तो वो कैसे चल पाते हैं, एकदम से तो नहीं चल पाते, उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करते हुए वो धीरे धीरे अपने माइंड में बैलेंस बनाते रहते हैं, और जब एक बैलेंस उनके दिमाग में संतुलित हो जाता है, सेट हो जाता है, तो उस बैलेंस के अनुसार फिर वो रेगुलर उस तरह से चलते रहते हैं। तो
तो एक तरह से किसी भी स्थिति में चलने के लिए सबसे पहले हमें संतुलन बनाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं सेरिबेलम। दोस्तों अगर आप भी अपने घर पे किसी चीज़ पे, किसी वस्तु पे चलने की प्रैक्टिस करते हो, संतुलन बनाते हो, या फिर आप साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो धीरे धीरे आप उसका संतुलन बनाना सीखते हो। जब संतुलन बना लेते हो तो वो सारे प्रोग्रामिंग आपके माइंड में फिट हो जाती है। तो वो कहाँ पे फिट होती है दोस्तों? वो आपके दिमाग में फिट होते हैं सेरिबेलम के। अच्छा दोस्तों देखा होगा आपने, कुछ लोग दारू पीते हैं और उसके बाद गिरते पड़ते चले जाते हैं। वो क्यों गिरते पड़ते हैं? क्योंकि दारू पीने से जो सेरिबेलम है वो कार्य करना बंद कर देता है। सेरिबेलम अच्छे से कार्य नहीं करता, जिससे कि संतुलन खराब हो जाता है और पैर इधर उधर पड़ते हैं, है ना, और बेचारे मोर की तरह और सांप की तरह लहराते हुए वो चलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद भाग आता है मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा ये वाला भाग है और यही आगे जाकर हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जा से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं मेरुरज्जा कनेक्ट होती है मेडुला ऑब्लोगेटा से, या फिर ये भी बात कह सकते हैं मेरुरज्जा एक भाग है किसका? मेडुला ऑब्लोगेटा का ही आगे जाके भाग बनता है क्या? मेरुरज्जा। तो दोस्तों मेडुला ऑब्लोगेटा क्या कार्य करता है? तो हम कहेंगे दोस्तों हमारे शरीर के अंदर 3 तरह की दर होती हैं, 3 तरह की रेट्स होती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। तो वो जो 3 तरह की दर होती हैं उनको संतुलित करता है मेडुला ऑब्लोगेटा। कौन संतुलित करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा उनको संतुलित करता है। वो तीनों तरह की दर कौन कौन सी होंगी दोस्तों? 3 तरह की दर। भाई देखो तुम्हारे अंदर एक तो श्वसनदर है, तुम सांस ले रहे हो, श्वसनदर है। दूसरा तुम्हारे अंदर हृदय धड़कन है, हृदय धड़कन दूसरी दर होगी हृदय धड़कन, और तीसरी होगी रक्तदाब। तो दोस्तों 3 तरह की दर, श्वसन दर, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर और श्वसन दर, इन तीनों को जो कंट्रोल करता है, इन तीनों को जो कंट्रोल करता है वो कौन सा भाग करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा। कौन सा भाग करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा इन तीनों को कंट्रोल करता है। उसके बाद बात आती है कि मेडुला ऑब्लोगेटा का ही अगला भाग होता है मेरुरज्जा। कौन सा भाग होता है दोस्तों? मेरुरज्जा। तो मेरुरज्जा क्या कार्य करता है? मेरुरज्जा क्या कार्य करता है? देखो दोस्तों मेरुरज्जा जो है, मेरुरज्जा को सेकंड माइंड भी हम बोल सकते हैं, सेकंड मस्तिष्क भी इसे बोल सकते हैं। मेरुरज्जा को क्या बोल सकते हैं? सेकंड मस्तिष्क बोल सकते हैं, क्योंकि यह दूसरा दिमाग होता है। दूसरा, अब कहोगे सर दूसरा दिमाग कैसे होता है? देखो मान लो आप चेयर पे बैठे और आप टेबल चेयर लेप के बैठे हैं और आप पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई में है, आपका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई में है, लेकिन आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आपके सामने से कुछ गया, या फिर आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ आपके पैर पर चढ़ रहा है ना, सांप जैसा कुछ महसूस हुआ, या फिर कुछ अलग सा ही जंतु महसूस हुआ कि आपके पैर को कोई चीज़ टच कर रही है, तो एकदम से आपके पैर में झटका लगेगा और आपके पूरे शरीर को ऐसे एकदम से झटका लगेगा और आप सोचोगे हो क्या गया, तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। फिर आप देखो अगर यार कुछ भी नहीं है यहाँ, तो अरे कुछ भी नहीं है यहाँ, तो फिर ये हुआ क्या? तो देखो दोस्तों जब आप पढ़ रहे थे तो जो आपका ये मस्तिष्क था ये सारा संतुलित था आपकी किताब पर। अब जो दूसरा उस समय जो मस्तिष्क इधर उधर वातावरण में जो एक्टिव था वो था आपका मेरुरज्जा वाला मेरुरज्जा माइंड। कौन सा एक्टिव था? मेरुरज्जा माइंड एक्टिव था। तो मेरुरज्जा माइंड ने आपको निर्देश दिया कि कोई वस्तु आपके पैर पर चढ़ रही है, लेकिन जैसे ही आपको झटका लगा, आपने देखा, तो यह वाला आपका दिमाग, ऊपर वाला जो दिमाग है ये एकदम से एक्टिव होता है। फिर ये देखता है यार कुछ भी नहीं है, तू तो वैसे ही डरा रहा है ना, तू तो वैसे ही डरा रहा है यार, तू सेकंड माइंड है, तुझे थोड़ा बहुत काम देते हैं और वो भी तुझसे ढंग का नहीं होता। तो सेकंड माइंड जब भी शरीर में झटके जैसे अनुभव होते हैं तो वो जो क्रियाएँ होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं भाई? मेरुरज्जा मस्तिष्क के द्वारा होती हैं। तो इस तरह की क्रियाओं को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये ठीक है। रिफ्लेक्सिव एक्शन जिनको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे दोस्तों आपको देखा होगा कि कहीं पर आप खड़े हैं, आपकी कहोनी कहीं पे टच हो गई, हाथ टच हो गया, तो आपको एकदम से करंट सा महसूस होता है, या फिर घुटना कहीं पे लगता है, एकदम से करंट सा लगता है पूरे शरीर में। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जा के द्वारा फील होता है वो। अगर आपको मान लो एकदम से उल्टी आ जाती है, या फिर कह सकते हैं आपको छींक आती है, या फिर कह सकते हैं कि मान लो आप बाइक से जा रहे हैं और आपके आंखों में धूल गिर जाए या कण गिर जाए और एकदम से आंख बंद हो जाती है, तो ये सारी एकदम से जो एक्शन होते हैं किसी चीज़ के छूने से, उससे एकदम से झटका जो लगता है, एकदम से एक्शन हो जाते हैं खुद पर खुद, इन्हीं को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है। तो आंखों में धूल गिरने पर आंखों का बंद हो जाना, छींक आना,
पैरों में, हाथों में झटका लगना या करंट से लगना, ये सारी क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ये क्या है, सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं छींक आना, छींक आना, और लिख सकते हैं धूल गिरने पर आंखों का बंद होना, धूल गिरने पर आंखों का बंद होना, या फिर झटका लगना, अचानक से करंट से महसूस होना या झटका लगना, ये सभी किसके द्वारा होते हैं, मेरुरज्जा के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, मेरुरज्जा के द्वारा होते हैं। अब देखो दोस्तों, मेरुरज्जा के बारे में और तुम्हें मैं बता देता हूँ। मेरुरज्जा में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। जबकि हमारे मस्तिष्क में, कपाल में, जो हमारा मस्तिष्क है, कपाल है, इसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। जो हमारा मस्तिष्क है, कपाल, यहाँ पे मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। और जो कि जो हमारी मेरुरज्जा है, स्पाइनल कॉर्ड जो बोलते हैं, इसमें इस तरह से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, मतलब 31 इधर 31 इधर, तो इस तरह से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं जो हमें सारी चीज़ों का एकदम से फील कराती हैं। तो पूछ ले जाएगा कि मेरुरज्जा में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। कपाल में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल में 12 तंत्रिकाएं होती हैं। तो दोस्तों, इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ और आगे इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने कहा कि मेरुरज्जा में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। जबकि हमारे जो कपाल है, कपाल में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल में 12 तंत्रिकाएं होती हैं। और दोस्तों, जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं वो इस तरह से दिखाई देती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। अब दोस्तों, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पुनर्निर्माण की जो क्रिया होती है वो सबसे कम होती है, ना के बराबर होती है। तो पुनर्निर्माण, कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें पुनर्निर्माण नहीं होता? तो दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में पुनः निर्माण नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में पुनः जो निर्माण होगा, पुनः निर्माण नहीं होता। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में पुनः निर्माण नहीं होता। तो कह सकते हैं या फिर बहुत ही कम रेट से होता है। देखो दोस्तों, आप कहते हैं कि कई बार लोगों के दिमाग में चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो वो लोग कोमा में चले जाते हैं और कई सालों तक कोमा में पड़े रहते हैं, क्योंकि जो उनकी कोशिका डैमेज हो गई, दिमाग की जो कोशिका डैमेज हो गई, वो काम करना बंद कर देती है, वो काम नहीं करती, या डैमेज हो गई, वो बनती नहीं है। तो इनमें पुनः निर्माण नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो बहुत ही कम रेट से होता है, बहुत धीरे धीरे निर्माण होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शरीर के कौन से अंग में कोशिकाओं का पुनः निर्माण नहीं होता, कि वो दोबारा नहीं बनती। तो कौन सी नहीं बनती भाई? वह होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। मतलब जन्म के समय जो बन गई, उसके बाद इनमें निर्माण नहीं होता। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही कम मात्रा में निर्माण होता है, क्योंकि इसमें 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले उसको जान लेते हैं। अब आप कहोगे कौन सी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र जो कोशिकाएं हैं, अगर इनमें पुनः निर्माण नहीं होता तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है, मस्तिष्क का कैंसर कैसे हो जाता है जब ये दोबारा बनती नहीं। क्योंकि कैंसर का मतलब तो होता है कोशिकाओं का अनियमित रूप से बढ़ना। अनियमित रूप से कोशिकाएं बढ़ती हैं, मतलब अनकंट्रोलेबल रेट से जो कोशिकाएं बढ़ती हैं, बनती हैं, तो तब क्या होता है? कैंसर होता है। क्योंकि कैंसर तभी होता है जब कोशिकाएं कंट्रोल नहीं हो पाती, बहुत ही तेज गति से बढ़ती हैं। तो फिर जब हमारे मस्तिष्क में कोशिकाएं नहीं बन पा रही, तो भाई कैंसर कैसे हुआ? तो देखो दोस्तों, यहाँ से क्या आता है कि हमारे मस्तिष्क में 2 तरह की कोशिकाएं होते हैं। एक तो होते हैं न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका होती हैं, और एक होती है गिलियल कोशिका। गिलियल सेल, एक तो होगी तंत्रिका सेल, तंत्रिका कोशिका, और एक होगी दोस्तों गिलियल सेल। तो
दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क की तंत्रिका जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र की लगभग 90% जो कोशिकाएं होती हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, मतलब न्यूरॉन सेल होते हैं। कितने? 90%। और सिर्फ 10% गिलियल कोशिकाएं होती हैं, 10% गिलियल कोशिकाएं होती हैं। तो पुनः निर्माण, इनके अंदर कोई निर्माण नहीं होता। जन्म के समय जो बन गई तो बन गई, दोबारा इनमें निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो जो गिलियल कोशिकाएं होती हैं इनमें इनके अंदर पुनः निर्माण पाया जाता है, मतलब ये डैमेज होकर दोबारा बनती रहती हैं। कौन सी कोशिकाएं? गिलियल कोशिकाएं। और इन्हीं के अंदर, इन्हीं के बनने से क्या होता है? इन्हीं के बनने से कैंसर रोग उत्पन्न होता है। जैसे सुना होगा मस्तिष्क का कैंसर या फिर मस्तिष्क का जो ट्यूमर तुम सुनते हो, वो कौन सी कोशिकाओं की वजह से होता है? गिलियल कोशिकाओं। इनके अंदर पुनः निर्माण पाया जाता है क्योंकि इनके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसकी वजह से कोशिकाएं बनती हैं मरने के बाद। अब आप कहोगे सेंट्रोसोम क्या होता है? ये हमारी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक वाली कोशिका के अंदर समझाया गया है। तो सेंट्रोसोम पाया जाता है जिसकी वजह से कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इसी की वजह से क्या होता है दोस्तों? कैंसर होता है। कौन सी कोशिकाओं? गिलियल कोशिकाओं में ही कैंसर होता है, जिसे कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। देखो दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर जब हो जाता है तो ब्रेन ट्यूमर जो हो जाता है, ये इससे इंसान क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। उसके बाद इंसान डेड हो जाता है क्योंकि उसकी उतनी रिपेयरिंग बाद में नहीं हो पाती। ठीक है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र में हमने कहा तंत्रिका कोशिका, गिलियल कोशिका 10% होती है, 90% होती है। अब दोस्तों एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो हमारे शरीर के अंदर सबसे लंबी जो कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होगी वह सबसे लंबी होती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं यह शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं? तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। देखो दोस्तों, हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और मूलभूत इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र में शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और अब दोस्तों इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों देखो, ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क की जो बाहर की परत है, ये बाहर की परत जो है मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क है उसके ऊपर ये जो पूरी की पूरी जो कपाल है जिसको खोपड़ी बोलते हैं, ये जो हड्डी होती है, इसी हड्डी के नीचे मस्तिष्क होता है। तो इस हड्डी को क्या बोलते हैं? पूछा जाता है। मस्तिष्क जिस हड्डी के नीचे सुरक्षित रहता है उस हड्डी को क्या बोलते हैं? तो मस्तिष्क कौन सी हड्डी के नीचे सुरक्षित रहता है? तो मस्तिष्क दोस्तों कौन सी हड्डी के नीचे सुरक्षित रहता है? इसको बोलते हैं क्रेनियम। कौन सी हड्डी? क्रेनियम हड्डी बोलते हैं भाई। कौन सी हड्डी? क्रेनियम हड्डी है। कपाल जो है, कौन सी कपाल है, कौन सी खोपड़ी है? क्रेनियम हड्डी है। अब यहाँ से आपसे प्रश्न आएगा, दूसरा प्रश्न आपसे क्या बनेगा कि क्रेनियम हड्डी के नीचे एक परत पाई जाती है जो मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। एक परत पाई जाती है जो मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। ये जो हमारा दिमाग है, यहाँ पर ऊपर एक परत होती है। तो ये जो परत होती है इसको क्या बोलते हैं भाई? इस परत को बोलते हैं मेनिंजस या मेनिंजिस। मेनिंजस या फिर मेनिंजस। तो मेनिंजस एक परत होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मेनिंजस परत कितनी लेयर में बनी होती है? देखो दोस्तों, इसकी 1 2 3 लेयर होती हैं। इनके भी अलग अलग नाम होते हैं पर उतना आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। तो मेनिंजिस, मस्तिष्क में सबसे पहले खोपड़ी हड्डी होगी, उस हड्डी को क्या बोलेंगे? क्रेनियम हड्डी बोलेंगे। उसके नीचे एक परत होगी जिसे क्या बोलेंगे? मेनिंजिस या फिर मेनिंजस परत होगी। देखो दोस्तों, जब मेनिंजिस परत होती है इसमें एक रोग उत्पन्न होता है जिसे क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? मेनिंजाइटिस रोग। अब ये पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है? देखो, मेनिंजाइटिस रोग के अंदर दिमाग के ऊपर जो परत होती है, मेनिंजिस परत जो होती है, उसमें सूजन आ जाती है, वो फूल जाती है। इसी को सूजन आने को और फूलने को ही बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग एक तरह से इसे दिमागी बुखार भी बोल सकते हैं क्योंकि दिमाग की जो परत है वो सूज जाती है, उसका तापमान बढ़ जाता है। तो मेनिंजाइटिस रोग दिमाग के कौन से अंग में होता है? तो ये हम कहेंगे मेनिंजाइटिस
जिस जो परत होती है, इस परत में सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस रोग होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जो मेनिंजाइटिस परत होती है, उस परत और मस्तिष्क दिमाग के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षित रखता है। उस द्रव को क्या कहते हैं? तो उस द्रव को क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। मस्तिष्क और परत, जो परत है इसके बीच में और जो मस्तिष्क है इसके बीच में एक द्रव भरा होगा, इस द्रव को क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल बोलते हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आप कहोगे मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क के भार की बात जब की जाए, मस्तिष्क के भार की बात जब की जाए तो हम मस्तिष्क के भार की बात कहेंगे कि मेल फीमेल, पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में अलग होता है। मेल फीमेल में इसका वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है, जबकि फीमेल के अंदर यह वजन लगभग 1250 ग्राम होता है। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है भाई? मेल के अंदर 1350 से 1400, क्योंकि आपको कई बार बुक के अंदर किसी में 1350 मिलेगा, किसी में 1380 मिलेगा। तो हमने लिमिट बता दी 1350 से 1400 के ग्राम के बीच में होता है। फीमेल का कितना होता है? 1250 ग्राम होता है। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मस्तिष्क का आकार घटता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मस्तिष्क का आकार घटने पर सोचने समझने की शक्ति कम होती है। अगर मस्तिष्क का आकार कम होता है तो सोचने समझने की शक्ति कम होती है। इसका मतलब आकार और साइज घट रहा है, वजन घट रहा है, तो सोचने समझने की शक्ति कम होगी। अब तुम खुद जज कर सकते हो दोस्तों। देखो 1350 1400 ग्राम, अब 1250 ग्राम, इसलिए कहा कि मत छेड़ा करो, है ना? मत छेड़ा करो भाई, मत छेड़ा करो। तभी तो समझ गए ना आप, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की उसको जरूरत नहीं है ना? तो मेल का कितना होगा? 1350 1400 ग्राम। फीमेल का होगा कितना? 1250 ग्राम। अरे भाई ऐसा भी नहीं है जैसा आप बिल्कुल सोचने लगे हो। फीमेल का नॉर्मली वजन 1250 ग्राम ही होता है। अगर इससे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या आकार घट रहा है तब वो प्रभाव आते हैं कि सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। अब ये मत कहना कि सभी फीमेल में सोचने समझने की शक्ति कम है, नहीं। उनका नॉर्मली शरीर के हिसाब से 1250 ग्राम ही होता है, और एक जो मेल होगा उसका 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच उसका वजन होता है। अब दोस्तों यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो मस्तिष्क का जो अध्ययन है वो है EEG के द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन जो है EEG के द्वारा किया जाता है। अब कहोगे EEG क्या है? तो मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार का अध्ययन करने के लिए EEG टेस्ट किए जाते हैं। तो आप कहोगे EEG टेस्ट क्या है? तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। EEG की फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि EEG की फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो मस्तिष्क का अध्ययन किससे होता है? EEG से होता है। लेकिन अगर यही मैं आपसे पूछ लूं कि हार्ट का अध्ययन क्या होता है? हार्ट के अध्ययन में आप कहोगे हार्ट के अध्ययन में ECG का यूज़ किया जाता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? हार्ट का जब अध्ययन करना हो। लेकिन अगर हमें मस्तिष्क का अध्ययन करना है तो EEG टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। किसका अध्ययन भाई? मस्तिष्क का अध्ययन। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है? तो दोस्तों एक बार फटाफट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आपको रिवाइज करा देता हूँ। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती हैं। तंत्रिका के अध्ययन को न्यूरोनोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क का अध्ययन EEG टेस्ट से किया जाता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं इनका पुनर्निर्माण नहीं होता, ठीक है? इनके अंदर जो गिलियल कोशिकाएं होते हैं सिर्फ उन्हीं में पुनर्निर्माण होता है और वहीं पर कैंसर उत्पन्न होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं या सेरिब्रम भी बोलते हैं। प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम बोलते हैं, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 66% होता है। उसके बाद होता है थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क में जो प्रमस्तिष्क है वो क्या करता है? सोचना समझना तार्किक ज्ञान प्रमस्तिष्क का भाग है। थैलेमस, थैले में 2 चीज लानी, ठंडा गर्म। जब दर्द का अनुभव होगा तो दर्द ठंडा गर्म कहाँ पर? थैलेमस में। हाइपोथैलेमस में हमें हाइपर मतलब ताप बढ़ जाएगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी,
लगेगी? ताप, भूख, प्यास। और कब लगती, भाई ये सारी घटना हम कब बता रहे हैं? जब हमें प्यार, घृणा वगैरह जो अनुभव होता है वो कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। तो इसका मतलब जब आपको कोई धोखा मिलता है ना दोस्तों, दिल नहीं टूटता, तो आपका हाइपोथैलेमस टूटता है। क्या टूटता है? हाइपोथैलेमस। याद रखना, हमारा कहना सीधा सीधा, तुमने हमारा हाइपोथैलेमस तोड़ दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य मस्तिष्क में कारापोरा क्वाड्रिजेमिन होता है। तो कारापोरा क्वाड्रिजेमिन जो भाग है वो क्या कार्य करता है? कारापोरा क्वाड्रिजेमिन एक टावर की तरह है जो हमें देखने और सुनने की शक्ति प्रोवाइड करता है। तो उसी जो मध्य मस्तिष्क है उसी का एक भाग होता है सेरिब्रल पेंडिकल। तो सेरिब्रल पेंडिकल जो भाग होता है वो क्या करता है? कुछ नहीं, वह मस्तिष्क को मेरुरज्जा से जोड़ता है। फिर आता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगेटा, 3 तरह की दर, कौन सी? श्वसन दर, रक्तदाब और हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। और उसके बाद आता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। सेरिबेलम एक तरह से नियंत्रण करने पर, अगर हमें कोई भी कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है एक तरह से हमें, जैसे मैंने कहा था आपको, कोई लड़की कहीं पे चल रही है, संतुलन जो बना रही है, तो संतुलन बनाना जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? सेरिबेलम पर निर्भर करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही अगला भाग जो बनता है वो मेरुरज्जा बनता है। मेरुरज्जा को सेकंड माइंड कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेरुरज्जा, जैसे कि एकदम से झटके लगना, पलकों का बंद होना, छींक आना, खांसी आना, उल्टी आना। तो ये सारी जो हमारी क्रियाएं हैं कौन से भाग से हो रही हैं? मेरुरज्जा से हो रही है। कौन से भाग से हो रही है भाई? मेरुरज्जा से हो रही है। तो एकदम से जो झटके का अनुभव होता है वो कौन से भाग से होता है? मेरुरज्जा से होता है। मेरुरज्जा में 31 जोड़ी क्या होती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, जबकि जो हमारी मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कितनी? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्वेश्चन छूट रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। मस्तिष्क में जो ऊपर की हड्डी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम हड्डी बोलते हैं। उसके नीचे एक परत होती है, उसे क्या बोलते हैं भाई? जो यहाँ पे परत होती है मेनिंजिस परत होते हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस रोग होता है। और उसके नीचे एक द्रव भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव बोलते हैं, जो कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस मस्तिष्क के बारे में आपको यही याद रखने। देखिए दोस्तों, प्रमस्तिष्क, यहाँ पे 3 जगह कंफ्यूजन होती है, बस इसे क्लियर करें ना। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क। और अगर सेरिब्रल पेंडिकल है, पेंडिकल मध्य मस्तिष्क में, और सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो दोस्तों मस्तिष्क वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसको 1 या 2 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच।